बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑप्शन होगा ऑल का, उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है और तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। व्यूअर्स, खबर ये है कि 23 मार्च पाकिस्तान को बनाने का मकसद क्या था, एक अलग मुल्क की तहरीक, और इस अलग मुल्क के अंदर आज पाकिस्तानियों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान का शायद ही कोई शहर हो जहां पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं किया गया, लेकिन इस बदतरीन क्रैकडाउन के बावजूद आज पूरे पाकिस्तान में हमने रैलियां निकलते हुए देखी और ये नौजवान पाकिस्तान की आवाम को गुलामी से निजात दिलाने के लिए आज सड़कों पर आए। आज पाकिस्तान का नौजवान पीका कवानीन, दहशतगर्दी की मुख्तलिफ दफात, रियासत की फस्तायत और फिर जबर का ये निज़ाम, इसके बावजूद सड़क पर आया और उसने इमरान खान और हकीकी आज़ादी के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। आज जो सबसे ज़बरदस्त किस्म का अगर ये इक़दाम कहा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों की तरफ से, वो अडयाला जेल के करीब उन्होंने अफ्तारी का एहतमाम किया। इस खबर के मुताबिक यूथ विंग के नौजवानों की बड़ी तादाद अडयाला जेल के करीब पहुंची और इमरान खान के हक़ में खूब नारेबाजी की गई। नौजवानों ने अफ्तार अडयाला से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर ये अफ्तार किया। बदतरीन क्रैकडाउन के बावजूद लाहौर में आवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकली है, लेकिन मेरे लिए पूरा पाकिस्तान जो आज सड़कों पर निकला, इससे ज़्यादा अहम अडयाला जेल के बाहर जो नौजवान यूथ विंग से जिनका ताल्लुक था, उन्होंने ना सिर्फ बैठकर इफ्तार किया बल्कि इमरान खान की रिहाई के लिए भी नारा लगाया। व्यूअर्स, पिछले 1-1.5 माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर फैसला ही नहीं कर सकी कि हमने अडयाला के बाहर धरना देना है या नहीं देना। जो असम्बली केपी की और इसका इजलास बुलाने की बार बार बात कही गई कि हम अडयाला के बाहर जाएंगे, वहाँ पर एहतजाज भी करेंगे, धरना भी देंगे और असम्बली का इजलास भी कॉल अप किया जाएगा और इस पूरी जो प्लानिंग है इसे इमरान खान से इंडोर्स करने के बाद सब कुछ किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नौजवान किसी इंडोर्समेंट का इंतज़ार नहीं कर रहा। वो समझता है कि जितनी देर इमरान खान जेल में रहेंगे ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। बाहर हुकूमत अपने लोगों को नवाज रही है और इस मैदान में जिस तरह से पाकिस्तान के नौजवान को फस्तायत का सामना करना पड़ रहा है, इस नौजवान ने अब फैसला कर लिया कि वो मैदान में उतरेगा चाहे हालात कैसे भी हों। लाहौर में एक बहुत बड़ी रैली का एहतमाम किया गया। आलिया हमजा जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं जी पंजाब की, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम किया और आज मैं कुछ लोगों की गुफ्तगू जो लाहौर में रैली निकाल रहे थे सुन रहा था। एक चीज़ हर नौजवान की ज़ुबान से आपको सुनने को ये मिलेगी कि जो लोग नहीं निकलते ना निकले। पार्टी के बहुत सारे लोग हमें मुसलसल ये कहते हुए नजर आते हैं कि जनाब हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन हम जब हमें मौका मिलेगा, जब हम चाहेंगे, हम निकलेंगे और इमरान खान की रिहाई का ही मुतालबा करेंगे। लाहौर से जो खबरें आ रही हैं, एक ज़बरदस्त किस्म की रैली निकाली गई 23 मार्च की मुनासबत से। सरगोदा में जी MNA शफकत ऐवान की क़यादत में इमरान खान की रिहाई के लिए रैली निकाली गई। सियालकोट में आवाम की बड़ी तादाद यौम पाकिस्तान के मौके पर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते हुए रैली की शक्ल में बाहर निकली। इसके अलावा पंजाब के हर छोटे बड़े शहर में इमरान खान की रिहाई और उनके हक़ में रैली निकाली गई है और ये हकीकी आज़ादी की रैली थी जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ विंग और जो कारकुन है, जो वर्कर है आपका और जो पाकिस्तान की आवाम है, वो आपके साथ साथ चल रही है। तो फिर ये तमाम जो इस वक्त पंजाब का मंजर है, जो सिंध का मंजर है, हलीम आदिल शेख साहब ने कराची में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रैली निकाली और मज़ार कायद तक ये रैली जो है उसे निकाला गया। ये पैगाम क्या है? वो तमाम रोंग नंबर्स जो पार्टी के अंदर मौजूद हैं और इमरान खान की रिहाई की बात नहीं करते, सिर्फ अपनी दुकानें खोल कर बैठे हैं और जब इनका दिल चाहता है इन दुकानों को चमकाने के लिए सियासत का और इमरान खान के नाम का सहारा लेते हैं। व्यूअर्स, आज मज़हर अब्बास साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की और ऑब्वियसली उन्होंने वो वक्त देखा जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई। वो क्या कहते हैं ज़रा गौर से सुनिएगा। ये पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की उस क़यादत के नाम जो सब अच्छे की आपको खबर देते हुए नजर आएंगे। मज़हर अब्बास साहब ये कहते हैं कि बिल्कुल वही सूरत हाल है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से पहले थी।
पार्टी वर्कर्स को कहती रही कि कुछ नहीं होगा और भुट्टो फांसी चढ़ गया। पीटीआई की तंजीम बैरिस्टर गौहर वगैरह का एजिटेशन का तजर्बा नहीं और हालात आपके सामने। आज वो सहाफ़ी जो हुकूमत की किसी न किसी तरह आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, आज वो भी इमरान खान के लिए बोल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जितने भी रॉन्ग नंबर्स हैं, आपने अगर कल अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू सुनी हो, केपी हाउस और जो एक अफ्तारी का एहतमाम किया गया, वहाँ पर किसी सहाफ़ी ने सवाल किया इमरान खान के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी कि वो तो एक घर के माहौल में रह रहे हैं। और ये अली अमीन गंडापुर के अल्फाज हैं। जनाब, आपको इमरान खान के नाम पर झंडे वाली गाड़ी मिल गई, आपको वजारत मिल गई, और जिस दिन इमरान खान बाहर आ गए ना, तो इन तमाम लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी और इनका एहतसाब शुरू हो जाएगा। ये अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इमरान खान तक ये पैगाम अब पहुंचना बहुत ही जरूरी हो गया कि बैरिस्टर गौहर अपनी इस कुर्सी के लिए इस जमात में अनफिट शख्सियत हैं, और इमरान खान जिस तरह की एजिटेशन की सियासत चाहते हैं, जिसको नंबर 2 आपने बनाया, वो नंबर 2 बनने के लायक नहीं था, बल्कि वो 2 नंबर निकला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो आपको मैदान में इस वक्त नजर आती है बाहर, इसके होते हुए ना ही कोई ग्रैंड अलायंस बनेगा, ना ही किसी एजिटेशन की आप सियासत जो है वो देख सकेंगे। और जो बात मजहर अब्बास साहब कह रहे हैं, इसके ऊपर यकीनन पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को और इमरान खान तक ये बात ज़रूर पहुंचानी चाहिए। फिर मैं आपको ये भी खबर दूं कि सलमान अकरम राजा साहब का इसी हवाले से एक इंटरव्यू था। वो ये कहते हैं कि कौमी सलामती के इजलास में ना जाकर हमने बेहतरीन फैसला किया। व्यूअर्स, मैं उन तमाम लोगों के नाम जानता हूं जो इस इजलास में मौजूद थे, जिन्होंने 14 नाम हुकूमत को भेजे, और ये जो 14 नाम थे ये इनसे पूछने के बाद हुकूमत को भेजे जाते हैं। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑब्वियसली इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। इमरान खान और बहनों ने जो सवाल उठाया कि पहले तो ये चेक किया जाए कि किसके कहने पर ये नाम हुकूमत को दिए गए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का इदराक नहीं था कि अगर हम इजलास में गए तो हमारा नाम इस्तेमाल किया जाएगा और पाकिस्तान की आवाम के सामने ये बयानिया बनाया जाएगा कि देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पर ऑपरेशन शुरू हुआ और आज ये इसी ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं, और कितने 2 नंबर लोग हैं। सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत ना करने का फैसला दुरुस्त था। इमरान खान ने सलामती कमेटी इजलास में अदम शिरकत की तायद की। हम शिरकत कर लेते तो भी हुकूमत अपनी मर्जी के फैसले करती। मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत महदूद सतह पर हो सकती है। देखिए सरकार, एक बात आप याद रखिएगा, ये सलमान अकरम राजा साहब जो है, पार्टी के अंदर आपको अल्लामा नासिर अब्बास साहब, हामिद रजा साहब और महमूद खान अचकज़ई, इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो लोग थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते में खड़े हो गए। इन लोगों का भरपूर इसरार था और कोशिश करते रहे कि हमें इस इजलास में ज़रूर जाना चाहिए और जाकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का पैगाम वहाँ पर पहुँचाना चाहिए। हालांकि ये मौका और महल नहीं था तहरीक इंसाफ के। जब आप लोगों से बात करते हैं तो दूसरी तरफ से जो इमरान खान का वर्जन है वो ये है कि हमें इस इजलास में किसी सूरत भी नहीं जाना चाहिए था, और ये फैसला बेहतरीन फैसला था। और फिर इंक्वायरी वाला जो मामला है अभी लटका हुआ है। सलमान अकरम राजा साहब ये भी कहते हैं कि फजलुर रहमान की जानिब से मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत दुरुस्त कदम है। कौमी सियासत पर डीआई खान की सियासत हावी नहीं होगी। और ये जो उन्होंने हवाला दिया ना डेरा इस्माइल खान का, ये अली अमीन गंडापुर के तराजुर में बात कही गई कि अली अमीन गंडापुर ने इससे पहले फजलुर रहमान पर तनकीद की, और ये डेरा इस्माइल खान की सियासत का मामला है। और यहाँ पर डेरा इस्माइल खान में अगर फजलुर रहमान को किसी ने टक्कर दी है तो वो अली अमीन गंडापुर हैं। और इस तनाजुर में सलमान अकरम राजा साहब ने यह बात की, अगर आप अपने लोगों पर तनकीद कर रहे हैं और किसी को खुश करने के लिए, और एक ऐसे रॉन्ग नंबर को जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इवन के इमरान खान की रिहाई के लिए कभी कुछ नहीं कहा। कल का आप इंटरव्यू उठाकर देख लें, वो क्या कहते थे कि इमरान खान को ये खुद फैसला करना है कि वो किस किस्म की सियासत करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या कुछ नहीं है। आपके पास सबसे बड़ी वोट की ताकत है, आपके पास पाकिस्तान की आवाम की सबसे बड़ी जो सपोर्ट आपको हासिल है, मैंडेट आपके पास है, लेकिन इसके बावजूद आप फजलुर रहमान के पास बार बार जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सोचना चाहिए कि एक ऐसा शख्स जो आपके साथ बैठता है, उठता है, खाता है, पीता है, आपके वफूद को वेलकम करता है, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर तनकीद करता है। आज तक फजलुर रहमान ने अगर ये तो कह दिया कि इमरान खान को खुद फैसला करना है कि किस किस्म की सियासत करनी है, वो क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तान की जो अदलिया है उसे होश के नाखून लेने चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत को 2 कदम पीछे हटना चाहिए और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को 3 कदम पीछे हटना चाहिए। लेकिन फजलुर रहमान कभी भी आपको इस किस्म की बात करते हुए नजर नहीं आएंगे। ये 2 नंबरी सर देखें यहाँ पर इन तमाम लोगों की, ये जो इस वक्त हुकूमत के साथ
ہونے اور اپوزیشن کے ساتھ ہونے کا ڈھونگ رچا رہے ہیں کہ یہ ہر اجلاس میں جاتے ہیں، ہر امپورٹنٹ قانون سازی میں یہ ووٹ بھی دیتے ہیں، لیکن یہ بار بار کہتے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف بھی ہمارے ساتھ شامل تھی اور ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر حکومت کو گرائیں گے۔ اب ان کی 2 نمبری زیادہ دیر نہیں چلے گی اور پاکستان تحریک انصاف کو اس معاملے کے اوپر اپنی ایک سنجیدہ پالیسی بنانی ہوگی۔ آپ کو فضل الرحمان کی ضرورت نہیں ہے، فضل الرحمان کو آپ کی ضرورت ہے، اور یہ آنے والے کچھ دنوں میں ثابت بھی ہو جائے گا۔ فضل الرحمان صاحب کی جانب سے ملٹری آپریشن کی مخالفت درست قدم ہے، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں، اور پھر اے پی سی بلائی جائے اور تمام جماعتوں کو شامل کیا جائے۔ اب بھی وقت ہے کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا جائے۔ سرکار، اگر آپ حکومت کے لوگوں کی بات سن رہے ہو تو انہوں نے کل بیرسٹر عقیل نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے جی اے پی سی بلا لیتے ہیں، تو سوال ہوا کہ آپ اے پی سی کیوں بلائیں گے اگر فیصلہ ہو گیا؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جتنی بھی کانفرنسز ہوتی ہیں، کمیٹی کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ صرف دکھانے کے لیے ہے، فیصلے کہیں اور ہو چکے ہوتے ہیں، اور آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ آبویسلی ایک مشاورت کا عمل اور اس کو انڈورس کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن فیصلے اس سے پہلے کہیں اور ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ رانا ثناء اللہ کی گفتگو سنیں، وہ بھی آپ کو اسی قسم کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب ان سے وزارت داخلہ کے 3 وزیروں کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ان کو جو کام دیا جاتا ہے وہ کر لیتے ہیں، اور دیکھیں اس وزارت کے اندر کچھ کرنے کو ہے بھی نہیں۔ پاکستان کے اندر امن تباہ ہو چکا، پاکستان کے اندر دہشت گردی روزانہ کی بنیاد پر یہ سر اٹھا رہی ہے، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس وزارت میں کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ وہ دلائل ہیں جو حکومت اپنے ہی خلاف دے رہی ہے، اور اس میں ایک اور باب کا اضافہ ہونے جا رہا ہے کہ جناب تمام جماعتوں کو بلائیں۔ بھائی جان فیصلے کہیں اور ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا۔ پاکستان کی عوام کو اور ان کے نمائندوں کو صرف ایک پراکسی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ سب کٹ پتلی ہیں اور آپ کی ڈوریں کسی اور کے پاس ہیں۔ ڈیل کی سیاست نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا، ڈیل کے عمل نے سیاسی سپیس کو ختم کر دیا۔ ہم جمہوری عمل کے ذریعے سیاسی سپیس کو واپس لیں گے۔ عمران خان کو جیل میں ہر معاملے کی مکمل آگہی ہوتی ہے۔ عمران خان کی بہنیں جیل میں بانی کو تمام معلومات دیتی ہیں، اور اگلے چند دنوں میں بہت بڑا اپوزیشن اتحاد بننے جا رہا ہے۔ دیکھیں، ایک تو سلمان اکرم راجہ صاحب کی اس بات کے اوپر کم از کم میں تو یقین نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے پہلے حکومت سے آپ کے جتنے بھی مطالبات تھے وہ یہ تھے کہ یہ جو کچھ باہر ہو رہا ہے ہمیں عمران خان کو بتانا ہے، ہمیں عمران خان سے ملاقات کروائی جائے۔ اس سے پہلے ویورز یہ بھی خبریں آئی کہ 5 دن تک آپ کو اخبار نہیں دیا گیا۔ پھر عمران خان کو خبر دینے والا کون ہے؟ اور اگر آپ کی ملاقات نہیں ہوتی اور عمران خان کو حالات سے لا تعلق رکھا جا رہا ہے اور لا علمی آپ برت رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہر چیز کا علم ہے۔ پچھلے 1 مہینے میں عمران خان کے اڈیالہ جیل کے اندر جتنے بھی مقدمات تھے وہ سست روی کا شکار ہیں، اور ایک خاص مقصد کے تحت اس کی سپیڈ کو سلو کیا گیا۔ کمیونیکیشن اگر بحال ہوتی ہے عمران خان کی اپنی پارٹی کے لوگوں سے، وکلا سے، بہنوں سے، تو یقیناً عید کے بعد جو گرینڈ الائنس بن رہا ہے، جس کا سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی ذکر کیا، یہ تگڑا ہوگا۔ عمران خان کی مسلسل مشاورت کا عمل جو ہے وہ جاری رہے گا ان تمام سماعتوں کے اوپر، اور یہ جان بوجھ کر کمیونیکیشن لنک کو تباہ کیا گیا۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ پشاور ہائی کورٹ میں ایبن ولی صاحب عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ وہ چلے گئے، اور انہوں نے دہشت گردوں کی آبادکاری کے خلاف ایک درخواست دائر کی۔ امپورٹنٹ خبر یہ اس لیے ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے اس درخواست کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے۔ عدالت لکھتی ہے کہ درخواست گزار نے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کا کوئی ثبوت نہیں دیا، جبکہ پالیسی سازی حکومت کا اختیار ہے اور محض غیر مقبولیت کی بنیاد پر کسی حکومتی پالیسی کو کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کہا گیا کہ درخواست گزار سینیٹر ہیں، وہ پارلیمنٹ میں معاملہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر انہیں تحفظات ہیں تو متعلقہ حکومتی اداروں سے رجوع کریں۔ عدالت نے درخواست غیر مؤثر قرار دے کر خارج کر دی، جس میں تحریک طالبان پاکستان کی دوبارہ آبادکاری روکنے، عدالتی انکوائری کرانے اور فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دینے کی استدعا کی گئی تھی۔ اچھا، یہ میں نے پروگرام کیا جی امتیاز گل صاحب کے ساتھ، اور آج وہ دوپہر کو ہم اسے پبلش کر دیں گے، آپ نے وہ ضرور دیکھنا ہے۔ دہشت گردوں کی آبادکاری کے اوپر یہ پوری ٹائم لائن امتیاز گل صاحب نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ فیصلہ کس کا تھا، عمران خان کی حکومت کیسے ختم ہوئی، اور پھر افغانستان پاکستان کے اندر کس قسم کی دہشت گردی میں ملوث ہے، اور افغانستان کیا چاہتا ہے، اور پاکستان کی حکومت مذاکرات کی میز پر کیوں نہیں بیٹھ رہی۔ آپ کو ان تمام سوالوں کا جواب ملے گا۔ لیکن پشاور ہائی کورٹ نے جو حکومت بار بار یہ بیانیہ بنا رہی ہے، اس کو بھی دفن کر دیا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ثبوت فراہم کریں،
आबादकारी हुई, किसने की, कहाँ हुई, और जो जनरल बाजवा गो के उन्होंने पाकिस्तान का बहुत सारा नुकसान किया, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं जिसका जिक्र मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में किया, वो बात आज सच्ची साबित हो रही है और अदालतें भी सबूत मांग रही है। एमिल वली के लिए क्या सबूत लाना मुश्किल था? हुकूमत से बात करते कि सरकार मैं जा रहा हूँ अदालत और मैं आपको फैसला ला कर देता हूँ और इसके ऊपर यकीनन चेक किया जाएगा कि ये आबादकारी किसका हुक्म था और किसके कहने पर सब कुछ हुआ, लेकिन आप हुकूमत के साथ होने के बावजूद भी ये सबूत अदालत में फराहम करने में नाकाम रहे। अभी आपको ये भी खबर दें कि केपी के आईजी हैं जी जुल्फकार हमीद साहब, जो पंजाब से खास तौर पर केपी में ले जाए गए। वफाक ने इन्हें यहां पर तैनात किया और ये अब खत लिख रहे हैं अली मीन गंडापुर को और कहते हैं कि केपी को हार्ड एरिया डिक्लेयर किया जाए और केपी पुलिस की तनख्वाह बलूचिस्तान पुलिस के बराबर की जाए। ये तो चलें समझ में आती है बात कि आप अपने फोर्स की बात करें, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आती कि आईजी हो केपीके का और वो अपने सूबे के वज़ीर आला को खत लिख रहा है और डिमांड कर रहा है। आपने अगर पंजाब में देखा हो या सिंध में भी, तो जितने भी आईजी हैं, पंजाब का हो, सिंध का हो या फिर बलूचिस्तान का, वो क्या कर रहे हैं जी, वो अपने अपने वज़ीर आला के साथ आपको हर वक्त नजर आएंगे। मरीम के साथ तो पंजाब के जो आईजी वो अक्सर बेशतर उनकी वीडियोस आती रहती हैं। वहां पर तो हमने नहीं देखा कि आईजी पंजाब खत लिखकर मरीम से कोई डिमांड कर रहा हो, लेकिन ये आपको सिलसिला यहाँ पे नजर आएगा क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी का आईजी यहाँ पर लाकर बिठा दिया और हर चीज को ये रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं कि जनाब हमने तो इनसे कहा था कि आप इसे हार्ड एरिया डिक्लेयर करें और कल को पॉइंट स्कोरिंग के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सके। ये इनकी संजीदगी है और अमनो अमान की जो सिचुएशन इस वक्त केपी के अंदर बनी हुई है, जिसे कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल इन्होंने क्या करना है, ये अपनी सियासत यहाँ पर भी अपने लोगों के जरिए चमकाते हुए आपको नजर आएंगे। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि आपने कुछ दिन पहले ये पानी का जो मसला है सिंध में, इसके ऊपर एहतजाज आपने देखे होंगे। सिंध में ख़ास तौर पे ये एहतजाज शुरू हो गए। अब पता ही चल रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐवान सदर में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पानी का मसला हमारी अव्वलीन तरजीह है, मामले पर भरपूर अंदाज और मरबूत हिकमत अमली के साथ तहरीक शुरू करेंगे। दहशतगर्दी के मामले पर हुकूमत को मजीद इत्तफाक राय पैदा करने के लिए काम करना होगा। अच्छा, अब इसमें ये पानी का जो मामला ना इन पर्टिकुलर, ये मैं आपके साथ कुछ हकाइक शेयर कर दूं कि ये पाकिस्तान की आवाम से यहां भी दो नंबरी कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ये कहते हैं कि पंजाब की जानिब से 2024 से दरिया सिंध से केनाल निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन हमने ये सिलसिला रोका हुआ है और इसकी इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा, अब आसिफ अली जरदारी साहब क्या करते हैं इस दौरान? आसिफ अली जरदारी साहब ने बतौर सदर खुद इजलास की सदारत की और खुद 6 नहरों की मंजूरी भी दी। अब कहते हैं कि नहरें मंजूर नहीं होंगी और सिंध असम्बली मुखालिफ करारदादें मंजूर करती है। अब आपने ये देख लिया कि इन हुक्मरानों की दो नंबरी क्या है। वैसे डेट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि किस दिन आसिफ अली जरदारी ने हुक्म जारी किया, लेकिन दूसरी तरफ कमर जमान कायरा साहब का ट्वीट, वो कहते हैं कि इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। सिंध में पानी की कमी है। सक्खर बैराज पर पानी की सतह पर तशवीशनाक हद तक कमी देखी गई। कंट्रोल रूम के इंचार्ज ने कहा कि दरिया सिंध में पानी की इतनी कमी पहले कभी नहीं देखी गई। इतलात के मुताबिक पानी की 52% कमी पहले से हो गई है। और अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दो नंबरी है, 8 जुलाई 2024 की ये बात है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए 6 स्ट्रेटेजिक नहरों की तामीर की जाएगी। स्ट्रेटेजिक नहरों में चश्मा, राइट बैंक, कच्छी, रेनी, ग्रेटर थल, चोलिस्तान और थर कैनाल शामिल है। नहरों से मुल्क की काबिल काश्त रकबा, लाइव स्टॉक और माही गिरों की सलाहियत बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये ब्रीफिंग दी गई थी जिसका जिक्र इसमें किया गया। फिर 8 जुलाई 2024 को ही इसी ट्वीट में लिखा गया कि सदर मुमलिकत की ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए स्ट्रेटेजिक नहरों पर काम शुरू करने की हिदायत है। पानी का ज़िया रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक नहरों की कंक्रीट लाइनिंग की जाएगी। और फिर इसी ट्वीट में यह भी लिखा गया कि आबी तहफ़्फ़ुज़, पानी का ज़िया कम करने, पानी की दस्तयाबी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के आपाशी के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करना होगा। सदर मुमलिकत का नहरों के पास के बंजर इलाकों में ड्रिप आपाशी फ़रोग देने, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की असलाह और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। तो सर, आप क्यों पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं? ये समझते हैं कि लोग पढ़ते नहीं हैं और शायद पाकिस्तान में ट्विटर को बंद करने से ये तमाम हकायक भी लोगों की आंखों से ओझल हो जाएंगे और लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे।
میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دوں کیونکہ ایک تو یہ جو ایوارڈ تقریب ہوئی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ لوگ سوشل میڈیا پر آپ کو سٹیٹمنٹس دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور لوگ اوبیسلی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب کا نام لیا، لوگوں نے احتجاج بھی کیا کہ قاضی صاحب نے جتنی اس نظام کی خدمت کی ہے انہیں بھی کوئی ایوارڈ دیا جاتا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کے نام بھی، اس میں میرا خیال ہے کہ سکندر سلطان راجہ کا نام بھی آنا چاہیے تھا کہ ان کی کارکردگی اور خدمات کے صلے میں انہیں بھی کسی ایوارڈ سے نوازا جاتا۔ عمر دراز گوندل نے جی ایک ٹویٹ کیا، اور بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈبل شاہ مرحوم بھی زندہ ہوتا تو آج کم از کم اپنا ایوارڈ تو لے لیتا۔ یہ آج پورے دن کی سب سے بہترین ٹویٹ تھی جو عمر نے کی، اور ویورز یہ پاکستان ہے جہاں پر اب قانون کسی بھی غریب پر استعمال کیا جا سکے گا، چونکہ پیکا جو قانون آپ نے بنائے اسے بھرپور طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ اس قانون کے ذریعے کسی کو بھی اب آپ اٹھا سکتے ہیں، کوئی اگر آپ کو پسند نہیں، اس کی شکل پسند نہیں، اس کا رنگ پسند نہیں، اس کا بولنا پسند نہیں، اس کا دیکھنا پسند نہیں، تو آپ اس کے خلاف کیس بنا سکتے ہیں۔ ایک خبر اس وقت رپورٹ ہو رہی ہے، اور رانگ پارکنگ پر کھڑی گاڑی کو اٹھانے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کیوں کی؟ راولپنڈی میں پیکا ایکٹ 2016 کے تحت دوسرا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ ٹریفک وارڈن عمران سکندر کی مدعیت میں تھانہ کینٹ میں درج کیا گیا ہے۔ میں آپ کو یہ خبر، اس کی کچھ تفصیلات مزید آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ اور متن مقدمے کے اندراج کے مطابق ملزم نے رانگ پارکنگ پر گاڑی کھڑی کو اٹھانے کی ویڈیو بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل کیا۔ گاڑی کا قانون کے مطابق رانگ پارکنگ پر چلان ٹکٹ بھی جاری کیا گیا۔ متن مقدمے میں بتایا گیا کہ گاڑی دکان کے باہر کھڑی تھی اور دکان مالک نے ویڈیو بنائی۔ دکان مالک نے ٹریفک پولیس کے خلاف عوام میں نفرت اور اشتعال انگیزی پیدا کرنے کے لیے ویڈیو وائرل کی۔ ملزم کا یہ اقدام پیکا ایکٹ 2016 کے تحت قابل جرم قرار دیا گیا۔ تو سر پاکستان کے اندر آپ کسی بھی شخص کو جو سچ بولتا ہے، جو آپ کو آئینہ دکھاتا ہے، آپ اس کے اوپر مقدمہ یہ کہہ کر درج کر سکتے ہیں کہ جناب اس نے نفرت پھیلائی پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی جو قومی سلامتی ہے اسے خطرے میں ڈال دیا، لہٰذا اس کے خلاف مقدمہ جو درج کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو پیکا قوانین ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ہمارے صحافی دوست کہاں پر ہیں، وہ کہاں گئی یونین جو کہتے تھے کہ ہم ڈی چوک بھی جائیں گے اور پارلیمان کے اندر بھی جائیں گے، وہ کہاں ہیں؟ شاید وہ کسی کو پیارے ہو گئے، اور مصلحت کی شاید یہ بھی لوگ جو ہیں وہ آپ کو لیڈری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ویورز یہ آج کی ہماری ڈشز تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ کچھ گھنٹوں میں ہم اپنے دوسرے چینل کو لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی ویڈیو ہماری IMF کے حوالے سے ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکیں گے۔ میں اس کا ایک پرومو بھی چھوٹا سا ریلیز کر رہا ہوں اسی پلیٹ فارم کے اوپر۔ اس چینل کو بھی ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ چینل ہم نے ایک خاص کاز کے لیے ہم بنا رہے ہیں اور اس میں آپ کے تعاون کی ہمیں ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے